नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, हम लोग ने सीरीज़ एनसीईआरटी की क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम कल को पढ़ चुके हैं और आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में हमने पढ़ा था। आज के दिन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो हम और अपलोड करते हैं, ये न्यू टॉपिक्स लेके आते हैं। और मैंने भी आपसे कहा है कि अब मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहूँ अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब देखो, कुछ लोग सोचते होंगे कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, कि घंटे की हो जाती है, लेकिन क्लास में जब आप पढ़ते हो तभी तो टीचर आपको समझाती है ना। और कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है ना, कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कमी है या कुछ भी कह सकते हैं उसको, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जो भी आपको समझाऊँ वो बहुत अच्छे से समझाऊँ। तो मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, हर बच्चे को, हर तरह के बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि बार बार आपको एक ही चीज़ को ना पढ़ना पड़े, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो कल हमने नदियों तक पढ़ लिया था, नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान के बारे में। ठीक है, तो देखो नदियों के मैदान से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 150 मीटर ऊंचा, 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूखंड है। इसको हम मैप से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से दिखते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने देखा था कि भाई पूरा नदी वाला गंगा यमुना का, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बन रहा था। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं ना, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये 150 मीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाती है। 150 मीटर की ऊंचाई वाला हमें क्या दिखता है, कहने का मतलब कि मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से उठता हुआ हमें क्या दिखता है, प्रायद्वीपीय पठार दिखता है। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा लगभग आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा आप कह सकते हैं इसका पार्ट है। ठीक है, फिर आगे आता है कि जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। क्या बोला जा रहा है कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। मतलब यहाँ पे आपको ये बताया कि नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ, मतलब धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ क्या है, त्रिकोणीय आकार वाला आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है, जो कि कटा फटा भूखंड है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 600 से 900 मीटर के बीच में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। चलिए इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताएगी कि पश्चिम तो ये पूरा क्या आ गया, अरावली का क्षेत्र आ गया, है ना। और यहाँ की तरफ आपके पश्चिम गिर पहाड़ियाँ भी की तरफ पड़ती हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, और दक्षिण में आपकी आती है कार्डेमम हिल्स। तो ये एक तरह से क्या है, इसकी सीमा निर्धारित करती है प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। वेट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है हमारा मेघालय का पठार, जिसे कई बार आप शिलोंग का पठार भी बोलते हैं। और यहीं पे आता है उसी का विस्तार, कार्बी एंगलोंग का पठार। तो क्या बोला जा रहा है कि वो भी क्या है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, इसी प्रायद्वीपीय खंड का वो भी क्या एक हिस्सा है, इस पठार का वो भी पार्ट है। ठीक है, फिर आगे आता है प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। जैसे कि हमारा आता है हजारीबाग का पठार। अब देखो, आप लोग अपनी अपनी एटलस में देखते रहिएगा, वहाँ पे आपको दिखाया गया होगा फिजिकल मैप में, हजारीबाग का पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। देखो सारे नहीं भी होंगे तो कुछ तो आपको दिख ही जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे आपको इमेज से दिखाती हूँ। वेट, किस में हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें, हाँ
चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको सारे वो तो नहीं दिख रहेंगे जो आपको नाम दिए हैं, लेकिन बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे। देखो जैसे पूरा क्या रहता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है आपको। ये देखो ये डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है, ये मालवा का पठार दिखाया है, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे पूरा शिलोंग का पठार दिखाया गया है। यहाँ है दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू। तो ये क्या है, ये पूरे आपको क्या दिखाए गए हैं, प्लेट्यू की कौन कौन सी। देखो मैंने बताया ना कि प्रायद्वीपीय जो खंड है इसमें बहुत सारे क्या हैं, पठार हैं। तो उनमें से कुछ पठारों के नाम यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, साथ साथ अपनी एटलस में मेंशन भी करते जाइए आप लोग। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती जाती है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया आपको कि जैसे जैसे हम इस पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो हमको क्या दिखती है, ऊंचाई जो होती है वो कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे जो पश्चिम वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का, तो हो सकता है कि देखो कुछ पार्ट यहाँ पे ऊँचा रहा हो, कुछ नीचा रहा हो। तभी क्या होता है कि जहाँ पे स्लोप जैसे इधर की साइड पे आएगा, आप देख रहे हो जैसे कि हाइट क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो क्या होगा, स्लोप तो इसी डायरेक्शन में बनेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि हाइट ऐसी है और यहाँ पे क्या है, हाइट कम होती जा रही है, तो स्लोप इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो क्या बताया गया है आपको यहाँ पे कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो यहाँ पे हाइट कम होती जाती है, उसकी ऊंचाई कम होती जाती है, जिसका प्रमाण हमें किससे मिलता है, यहाँ पे बहने वाली नदियों से। यानी कि नदियों से कैसे, क्योंकि कुछ नदियाँ क्या है निकलती तो यहाँ पश्चिम पहाड़ से, लेकिन बहती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, है ना। और कुछ नदियाँ हैं जो गिरती इधर की तरफ। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट यहाँ पे क्या है, उठा हुआ है और यहाँ पे ऊंचाई कम है, या फिर यहाँ पे कुछ पार्ट ऊंचा है, थोड़ा नीचाई इधर की तरफ है, यानी कि स्लोप इधर की तरफ है। तो कुछ नदियाँ इस डायरेक्शन में जाती हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जाती हैं, है ना। तो प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व को कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती। चलिए इसको भी हम मैप से सीखते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे इस मैप से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कुछ नदियाँ हैं। देखो पहले तो देखो हमारे इंडिया के दोनों साइड पे क्या है, एक तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, एक तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ देखो ये बे ऑफ बंगाल, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, रुको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो क्या बताया जा रहा है कि कुछ नदियाँ जो हैं इस प्रायद्वीपीय खंड की, कुछ नदियाँ जो हैं वो पूर्व की तरफ जाती हैं, पूर्व की तरफ मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं, और कुछ हैं जो अरब सागर में यानी कि अरेबियन सी में गिरती है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी नदियाँ हैं जो हमारी कहाँ पे, जो कि हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। तो पहले हम देखते हैं गोदावरी नदी। देखो गोदावरी नदी है ना, जो देखो ये क्या है, ये कहाँ जाती है, यहाँ पे नीचे जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हमारी आती है कृष्णा नदी। देखो ये जो कृष्णा नदी है ना, ये भी हमारी कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। फिर हम देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी भी कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर हमारी आती है महानदी। महानदी कहाँ है, ये देखो ये दिख रही है महानदी। ये भी क्या है, यहाँ ये भी यहाँ पे आके कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी प्रकार से आपकी एक और नदी आती है पेनार। ये नदी भी कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और भी आती हैं नदियाँ। ठीक है, और एक आती है आपकी सुब्रनेखा। कहाँ है, ये देखो ये रही है ना, ये नदी सुब्रनेखा नदी भी जो है ये कहाँ गिरती है आपकी, ये भी आपकी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये वो नदियाँ हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप होगा ना, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, यहाँ की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा। तभी जिस तरफ से स्लोप होगा तो नदियाँ भी तो वैसे ही उसी का अनुसरण करते हुए गिरेंगी, है ना। अब हम बात करेंगे उन नदियों की कि जो नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, जो नदियाँ हमारी गिरती हैं अरेबियन सी में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन सी नदियां हैं जो कि अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। जैसे कि हमारी आती है नर्मदा। नर्मदा देखो कहाँ है, ये रही हमारी नर्मदा, येलो कलर से मैं इनको शो कर रही हूँ। ठीक है, तो नर्मदा रिवर जो है ये हमारी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। फिर हमारी आती है ताप्ती नदी। देखो ताप्ती नदी भी आ रही है,
ये नदी भी कहाँ गिरती है, हमारी अरेबियन सी में गिरती है। फिर एक अब आती है हमारी माही नदी, देखो ये रही, ये माही नदी भी कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में गिर रही है। एक शरावती नदी भी होती है, शरावती नदी नहीं दिख रही है मुझे, शरावती, देखो आप लोग देखना एक बार उसको, ठीक है। और एक होती है मंदोवी नदी भी होती है, जो कि कहाँ गिरती है, हमारी अरेबियन सी में गिरती है। तो ये वो नदियाँ हैं जो क्या करती है, कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और कुछ कहाँ पे गिरती हैं, अरेबियन सी में। और साथ ही क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना नदियाँ, तो उन नदियों को कई बार क्या बोलते हैं, पूर्वमुखी नदियाँ भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वमुखी नदियाँ, ठीक है। और जो नदियाँ हमारी कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिम मुखी भी कहते हैं, पश्चिम मुखी नदियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तभी मैं बोल रही हूँ एटलस लेके बैठिए साथ में। तो देखो हमने पर्पल कलर से किन को शो किया है, वो नदियाँ जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। और कुछ और येलो कलर से दिखाया है वो नदियाँ जो कहाँ गिरती हैं, हमारी अरेबियन सी में, ठीक है। चलिए फिर अब हम आगे देखते हैं, कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताइए जो पूर्व की और प्रवाहित होने वाली नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स के नाम बताओ कि जो पश्चिम वाली नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन पूर्व वाली नदियों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार से कुछ लैंडफॉर्म्स के नाम बताओ जो पूर्व में बहने वाली नदियों के द्वारा बनाए गए हैं और उनका संबंध पश्चिम में बहने वाली नदियों से नहीं है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि देखो जो नदियाँ हमारी किस और घूमती है, पूर्व की तरफ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप रहा, तो जो नदियाँ क्या होती हैं, ये जो नदियाँ हमारी पूर्व की तरफ, पूर्वी डायरेक्शन में, ईस्टर्न साइड पे बहती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाती है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये लोग क्या करती है, लंबी दूरी तय करती हैं। लंबी दूरी तय करती हैं तो क्या होता है कि नदियाँ अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, और जब ये यहाँ पे समुद्र में गिरने से पहले क्या करती हैं, ये उन अवसादों को क्या करती हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, जिससे हमारा डेल्टा बनता है। तो आप कह सकते हैं कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही क्या होता है कि ये तेज़ी से आती हैं, लंबी दूरियाँ करती हैं, इनकी स्पीड जो होती है तेज़ होती है, तो क्या होता है, घाटियाँ बनती हैं। हम कह सकते हैं कि वैलीज़ बनती हैं, घाटियाँ बनती हैं। और साथ ही क्या होता है, कई बार ये क्या करती हैं, अपने साथ लाए हुए जो भी सेडिमेंट्स होते हैं उनको रास्ते में भी बिछाते हुए चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान का भी निर्माण करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लंबाई जो होती है, कंपैरिजन अगर करते हैं हम कि पश्चिम में बहने वाली नदियों से, तो पूर्व में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा दूरी तय करती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, ये वो करती है, इरोजन करती है, सेडिमेंट्स को साथ में डिपॉजिट करती हैं। और जब ये समुद्र के मुहाने पे गिरने से पहले क्या होता है, इनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सेडिमेंट्स लाती है उसको समुद्र के किनारे डिपॉजिट करती हैं, जिससे हमारे डेल्टा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये कटाव करते हुए चलती हैं तो वैलीज़ का निर्माण होता है। रास्ते में चलते हुए अपने साथ लाए हुए जो भी अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, पत्थर, कंकड़, रेत, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको ये रास्ते में बिछाते हुए चलती है, जिसके बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी स्थलाकृतियाँ थी जो कि पूर्व में बहने वाली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वो नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो इनसे कौन से लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो, इनकी जो दूरी होती है वो कम होती है, छोटी दूरी होती है, और सीधे क्या होता है, ये सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इस वजह से ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके नहीं जाती हैं और ना ही डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बल्कि आप कह सकते हैं कि एस्चुरी बनती है वहाँ पे, ठीक है ना, मुहाने बन जाते हैं, वहाँ पे गहरी घाटियाँ बनाती हैं, ये जलप्रपात बनाती, क्योंकि देखो तेज़ी से गिरती हैं ऊपर से, तो क्या करती हैं, किस किस का निर्माण करती हैं, ये लोग गहरी घाटियाँ बनाती हैं, गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं ये, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं गॉर्ज भी कहते हैं उसको ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, और जलप्रपात बनाती हैं, ठीक है। तो ये निर्माण करती है इस चीज़ का। ऐसे ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा बेसिक आप जान लीजिए, ठीक है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि इस क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर
ठीक है। टॉर है, ब्लॉक पर्वत हैं, भ्रंश घाटियाँ हैं, पर्वत स्कंद है, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी यानी कि हिमोकी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वाड जात भित्तियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। अब चला हम क्या करते हैं, हम इनको इमेज के थ्रू समझते हैं, फ़ोटो से अच्छे से समझ पाएंगे हम इन संरचनाओं को। मतलब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका ये पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ये जो खंड है, ठीक है, ये पठार, यहाँ पे इस पूरे पार्ट में आपको प्रायद्वीपीय खंड में आपको इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये बहुत सारी आपको स्थलाकृतियाँ, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इनको मैं आप लोगों को फ़ोटो के थ्रू दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाई हैं। इन सभी लैंडफॉर्म्स को हम एक बार फ़ोटोज़ के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, ये है हमारा टोर, ठीक है। ये देखो ये है हमारा टोर। ये क्या, जैसे कोई चट्टान थी, ये मान लो ये कोई पहले चट्टान थी और इरोजन के बाद क्या हुआ कि ये बचा कुचा पार्ट है, ये है ना, ये कठोर चट्टानों का ढेर, जैसे कि बिल्कुल इरोजन के बाद जो बचा है, बिल्कुल कटाव के बाद, अपक्षय के बाद क्या है, ये बचा कुचा पार्ट जो है, इसी को हम टोर बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं। ब्लॉक माउंटेन को ना मैंने आपको फ़ोटो के थ्रू समझे। देखो यहाँ पे देखो, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे धरातल है, उसका कोई पार्ट, मान लीजिए कोई कमज़ोर पार्ट था, और ये क्या होता है, ये अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे है ना, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गया, जिसमें उठे हुए भाग को बोलते हैं हॉर्स्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रैबन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने दूसरी देखी थी, दूसरी कौन सी थी, भ्रंश घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे क्या है, ये अपने आसपास के पार्ट से क्या हो गई है, ये अपने आस वाले पास के पार्ट से क्या नीचे डस गई है ना, रिफ्ट वैली, यानी कि आज अपना क्या हुआ, ये बीच का पार्ट नीचे की तरफ चला गया है ना, तो ये इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके बीच का रिफ्ट वैली दिखाई गई है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पर्वत स्कंद। देखो पर्वत स्कंद क्या होता है, ये देखो मैं आपको फ़ोटो से दिखाती हूँ। पर्वत स्कंद देखो यहाँ पे भी एक और मैंने आपको दिखाया है रिफ्ट वैली की। देखो ये बीच का पार्ट क्या है, ये नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ हो गया ना, इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली ना, भ्रंश घाटी। फिर आगे देखो यहाँ पे आता है, ये एक इमेज है पर्वत स्कंद, ये देख रहे हो आप, ये कैसा होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, एकदम पतला सा होता है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये देख रहे हो, पर्वत स्कंद बोलते हैं इनको। है तो ये भी पहाड़ की तरह, छोटे छोटे पहाड़ी हैं, लेकिन कैसे है, इसमें लंबा रास्ता होगा, पतला होगा रास्ता, है ना, इसी को बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी नग्न चट्टान संरचना की। तो देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, और ये क्या है कि पूरी तरह इसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये डाइक है ना, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कई बार क्या होता है, यहीं पे लावा एकदम से, ये बहुत पुराने अवशेष हैं, है ना, तो क्या हुआ होगा, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा तो यहाँ पे कोई जगह रही जहाँ पे क्या हुआ, लावा फंस के यहीं पे ठंडा हो गया और इस चट्टान में बदल गया, तो ये हो गई आपकी डाइक हो गई, है ना। यानी कि जैसे जब लावा होता है तो लावा ठंडा होकर जम जाने से जो कठोर चट्टान बन जाती है, दीवार की तरह बन जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डाइक, ठीक है। और ये बहुत पुराना, जो ज्वालामुखी कोई भी गतिविधि बहुत पहले हुई होगी तो उस समय का है ये। यहाँ पे लावा क्या हुआ होगा, जम गया होगा, ठंडा होके वो इस रूप में परिवर्तित हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइक, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये कौन कौन सी मैंने आपको समझा दी है कि क्या क्या चीज़ है। अच्छा हाँ, आगे आपकी ना एक और आती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं टेकरी और हिमोकी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। मुझे देखो ये इमेज मिली, तो ये क्या होती है, ये छोटे छोटे से गोलाकार पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, ये इसी को बोलते हैं हिमोकी, ठीक है। ये हिमोकी, इसी को बोलते हैं HUMNOCKY, हिमोकी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी तो बता दी ना मैंने आपको। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, ये भी क्या है कि कोई चट्टान देखो, जैसे मैंने अभी आपको इससे समझाया था कि ये कोई चट्टान है, उसका अवशेष है, जैसे ये भी कोई बहुत बड़ी चट्टान रही होगी, घिस घिस के अपक्षय के थ्रू, है ना, इरोजन हुआ, वैदरिंग हुई,
तो उसके बाद क्या हुआ, ये अब ये अवशेष बचा है, इसी को बोलते हैं टॉर। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ये हो गया ब्लॉक माउंटेन, ये हो गई आपकी रिफ्ट वैली, ये हो गया आपका मॉकी। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई थी टॉर। ये देखो रिफ्ट वैली दिखाई है मैंने आपको, यहाँ से पर्वत स्कंद दिखाया है और यहाँ पे डाई दिखाया और ये नग्न चट्टान संरचना दिखाई है। नग्न चट्टान संरचना का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बस चट्टान दिखेगी आपको, उसमें कोई वेजिटेशन नहीं दिखेगी। तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। तो ये हमने ये सारी की सारी इसमें पढ़ ली हैं, कौन कौन सी इमेजेस, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आपको दिखाए गए हैं वो हमने इमेजेस के थ्रू पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से जो है वो उत्थान या निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। भीमा अपभ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। मतलब देखो, इसका मतलब ये बताया गया है कि जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आज के टाइम पे अगर हम ये प्रायद्वीपीय खंड को देखें, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस पार्ट को देखेंगे, इस ब्लॉक को, तो अब क्या ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। लेकिन क्या है, जब ये यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स होते थे, तो जब यहाँ पे मतलब ये स्थिर नहीं हुआ था, स्टेबल नहीं हुआ था ये पार्ट, तो बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता था, कोई पार्ट ऊपर उठ गया क्योंकि कमज़ोर थी चट्टानें उस समय पे, कहीं ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, भूकंप आ रहा है, तो इस वजह से क्या होता था, कई बार वो निमज्जन हो जाता था। निमज्जन मतलब किसी पार्ट का अपने आसपास के धरातल से नीचे चले जाना। ठीक है, और उत्थान हो जाना मतलब अपने आसपास के पार्ट से क्या होना, ऊपर उठ जाना। जैसे मान लीजिए कोई लैंडफॉर्म है ये, ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ उठ गया, ऐसे बोलेंगे भूत्थान। मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ चला गया, ऐसे बोलेंगे निमज्जन बोलेंगे। कहीं पे कोई फॉल्ट पड़ गया, ऐसे दरार पड़ गई, ठीक है, या फिर विभंग हो जाता है। विभंग मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी की कोई परतें हैं, ये परतें हैं आपस में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर हुआ, स्ट्रेस हुआ, उसके कारण ये टूट गई। और क्या होता है कि इसका एक पार्ट जो होता है वो जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा और दूसरा पार्ट उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है या नीचे खिसक जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम विभंग। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई जिस कारण से क्या हुआ कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ना मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे इस प्रायद्वीपीय ब्लॉक में, इस पेनिनसुलर ब्लॉक वाले पार्ट में आपको क्या दिखेगा, कहीं पे बहुत उठा हुआ है, कहीं पे नीचे है, मतलब आपको प्लेन ही दिखेगा। आपको यहाँ पे धरातल में विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, विविधताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, स्टार्टिंग में बहुत बार क्या रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता था, भूकंप आते रहते थे, तो इस वजह से यहाँ का जो लैंडफॉर्म है ना, वो आपको बिल्कुल प्लेन ऐसा नहीं दिखेगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये समझाया गया है। इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे सतपुड़ा वाला श्रेणी देख सकते हो, उसके आसपास नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो बीच का पार्ट कैसे वो उड़ गया, तो वो क्या बन गया, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन बन गया। उसके पास में वो वैलीज बन गई, नर्मदा और ताप्ती रिवर जिस पे बहती हैं, है ना, तो वो वैलीज बन गई, तो वो पार्ट नीचे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है, ये आपको समझाया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो चंबल नदी है, चंबल आपने सुना ही होगा कि पहले उसको बोलते थे कि डाकू का इलाका, पहले वहाँ पे बहुत डाकू वहाँ पे छुपा करते थे, बहुत बीहड़ इलाका था वहाँ पे, मतलब कोई प्लेन सरफेस नहीं था, ऊबड़ खाबड़ था, ऐसे ही था, तो वहीं पे वो पहले छुपते थे वो लोग, है ना। तो बहुत ही ये फेमस है, ये आपने सुना होगा चंबल वाला। ठीक है, मुख्य ऊंचा आवास लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार। चलिए इसको भी हम इमेज के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये पूरा आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू, इसमें बांटा गया है। ऊपर का ये वो मैदान जो बोला गया अभी, कौन सा मैदान था वो, मध्य की उच्च भूमि। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि यही है, ये मध्य उच्च भूमि। ठीक है, ये आपका आ गया डेक्कन प्लेट्यू और उत्तर पूर्वी पठार। तो ये सब क्या आपको देखने को मिलेगा इनके, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू यहाँ तक है, ये पूरा, ठीक है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू पूरा यहाँ तक है। दक्कन का पठार के बारे में अब हम बात करेंगे कि इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे इस फोटो को एडजस्ट कर दिया है, तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ यहाँ पे हम इसको शो भी करते रहेंगे मैप में। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो दक्कन का पठार है, इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट,
ठीक है। पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा पश्चिमी घाट है। ठीक है। ये वाला क्या है, ये पूरा पूर्वी घाट है। ठीक है। उत्तर में इसकी क्या है, यहाँ पे आपके सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। यहाँ पे आपका महादेव मैकाल पहाड़ियाँ आती हैं। पश्चिमी घाट को मतलब पहले आप ये समझो, पहले क्या बोला है कि जो दक्कन का पठार है इसके पश्चिम में क्या है, ये पूरा क्या है, ये है पश्चिमी घाट। इसके पूर्व में कौन सा है, पूर्वी घाट है। इसके उत्तर में है हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहीं पे हमारी महादेव और मैकाल श्रेणी है। ठीक है। फिर इसके बाद चलिए इसकी रेस कर देते हैं, रुके वेट। अब क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद बोला है कि जो पश्चिमी घाट है ना, इसको स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको कि जो ये जो पश्चिमी घाट है ना, तो इसको अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारा आता है महाराष्ट्र, तो इस महाराष्ट्र में इसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटक में और तमिलनाडु, यहाँ पे हमारा कर्नाटक है, यहाँ हमारा तमिलनाडु है, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, नीलगिरी। और केरल, जो केरल हमारे यहाँ पे है, तो केरल में इसको क्या बोला जाता है, अनामलाई। और इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पे आपने देखा भी था, यहाँ पे थी इलायची की पहाड़ियाँ, है ना। ये है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट, तो अगर हम इस घाट से कंपैरिजन करें तो जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, उसके पूर्वी घाट के कंपैरिजन में ये ऊंचे भी हैं और अविरत का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली है। ठीक है, कहीं से कटे फटे नहीं है। क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पे नदियाँ जो हैं थोड़ी कम भी है और शॉर्ट डिस्टेंस करती है, तो ज़्यादा यहाँ पे कटा फटा नहीं है। ठीक है। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 1500 मीटर है। कितनी बोली है कि 1500 मीटर क्या है, इसकी लगभग ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे कम होगी तो धीरे 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 करके जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या आ रही है, बढ़ती जा रही है इसकी हाइट। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी। ठीक है। इस पे नहीं दिखाया गया है। फिर क्या बोला है आपको, यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे ऊंची चोटी, देखो अनाईमुड़ी जो है यहाँ पे पड़ता है। मैं इसका कलर चेंज करके बता देती हूँ। यहाँ पे अनाईमुड़ी है। ठीक है। ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, प्रायद्वीपीय पठार की। और हाइट कितनी है इसकी, 2695 मीटर। देखो कहीं कहीं पे हाइट आपको अलग दी हो सकती है, लेकिन आपको बताया गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। ये इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है, यानी कि जो अनामलाई पहाड़ियाँ हैं उसमें स्थित है अनाईमुड़ी पहाड़ी। अनाईमुड़ी मतलब चोटी। ठीक है। फिर क्या बोला है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। देखो डोडा बेटा ना यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ती है। ठीक है। और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो पहाड़ियों का मतलब अभी मैं समझ रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज क्या हो रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है कि पहाड़ियों में चोटी, तो इसको आप इजीली ऐसे समझ सकते हो। रुको मैं कलर जरा चेंज कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। ये एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें क्या है कि ये वाला देखो, आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला क्या है, ये पूरी एक पहाड़ी, ये माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज में जो ऊंचा पहाड़ है, उस ऊंचे पहाड़ को बोलते हैं ऊंची चोटी। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी। तो इसका मतलब जैसे ये हो गया कि जैसे ये अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, सबसे ऊंची वाली ये है, इसका नाम क्या है, अनाईमुड़ी। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी चोटी कौन सी है, वो है डोडा बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। ठीक है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। यानी कि आपको बताया गया कि ज़्यादातर जो नदियां हैं हमारी वो पश्चिमी घाट से उत्पत्ति होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी आपकी पश्चिमी घाट पे ज़्यादा ही हैं। नहीं, अभी आपने पढ़ा ना कि ज़्यादा उनका स्लोप किसकी तरफ है, पूर्वी भाग की तरफ है, तभी जो ज़्यादा नदियाँ हैं वो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, और कम नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं आपको कि जो पूर्वी घाट है वो अविरत नहीं है। अविरत मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू नहीं है, वो क्या है, बीच में ऐसे ऐसे कटा फटा है। क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, तो क्या करती हैं, इरोजन करते हुए चलती हैं, तो आपको ये थोड़ा सा टूटा फूटा दिखता है। ठीक है। फिर और महानदी गोदावरी, कृष्णा और
कावेरी नदियों के द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी नीलगिरी पहाड़ी मैंने जैसे कि अभी आपको पता है यहाँ पे पड़ता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ से पश्चिमी घाट और यहाँ से जो पूर्वी घाट ये कहाँ पे आके मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पे आकर के ये घाट मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये कुछ दिखा रखी है ना, ये कुछ पहाड़ियों के नाम, तो एक बार आप लोग इसको अपने मैप पे देखिएगा। ये श्रेणियाँ आपको ये नल्ला माला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ ये आपको शो की गई होंगी आपके मैप में। अब हम पढ़ते हैं मध्य उच्च भूभाग के बारे में। ठीक है, हमने मध्य उच्च भूभाग पढ़ा था। क्या होता है मध्य उच्च भूभाग? यहाँ पे रुको, मैं भी आपको मैप्स दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको बोला था ना कि ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू से ऊपर जो है ये पूरा क्या है, मध्य उच्च भाग है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये आपका है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये मध्य उच्च भूभाग है, तो इसके पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है। उच्छिष्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है जो बची कुची है, जो अपरदन के बाद जो बची हुई, एरोजन के बाद जो बची कुची पठार है उससे मिलकर ये बना है। ठीक है, जिनकी समुद्र के तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की क्या करते हैं, क्योंकि दक्कन प्लेट्यू तो यहाँ पे, तो इसकी उत्तरी सीमाएं बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है और उनकी श्रृंखला क्या है, टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का जो विस्तार है वो जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। देखो मैं भी आपको उसको उससे दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है आपको। देखो क्या होता है, जैसे हवा इस दिशा में आ रही है, हवा इस दिशा में है तो क्या आ रही है, इसको कलेक्ट करती जाती है ना। यहाँ पे ये ढेर लग गया है इसका रेत का, है ना, अनुदैर्ध्य रूप में। देखो चाप के आकार में ऐसे 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 करके ऐसे ही हो जाता है ना। यहाँ पे देखती हूँ मैं एक और इमेज शायद मैंने करी थी डाउनलोड, नहीं दिख रही है, यही है वो। ठीक है, तो ये क्या होता है, चाप के आकार में, है ना, ऐसे ये बरखान रेत के टिब्बे ऐसे बन जाते हैं, एक के ऊपर एक ढेर होते जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। दिख रहा है आपको? अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति जो है इसका परिणाम है। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि जो इसका भूगर्भिक इतिहास था तो उस समय ये कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। मतलब आपको पता है चट्टानें अपना रूप परिवर्तित करती रहती है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उन प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। और यहाँ पे जैसे कि आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलती है संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति जो है इसका प्रमाण है। मतलब जैसे कोई चट्टान थी, वो धीरे धीरे करके उसका क्या हुआ, रूप बदलता गया, और आज के समय पे हम जो वहाँ पे रूप परिवर्तन के बाद, कायांतरित होने के बाद हम क्या देखते हैं, संगमरमर, स्लेट, नाइस, ये सब क्या है, ये चट्टानों का परिवर्तित रूप है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि समुद्र के तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई जो है वो कम होती चली जाती है। मतलब आपको बताया गया है कि इस मध्य उच्च भूमि की ऊंचाई जो है 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कैसी होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, साथ ही यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। अब आप देखो अपने मैप में, देखो आप लोगों को दिखेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रही है आपको, कैमूर श्रेणी दिख रही है वहाँ पे। अगर कैमूर नहीं भी दिखेगी तो विंध्याचल दिख जाएगी। और उस पर देखिएगा तो यमुना की ज़्यादातर जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की क्या है, एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। चलो इसको एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे इस मैप को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि यमुना की अधिकतर नदियाँ जो हैं वो विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? देखो इधर की साइड पड़ती है विंध्याचल और यहीं पे है कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से निकलती है। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है आपसे कि बनास जो है वो चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, बनास। तो यहाँ पे देखो ये बनास दिख रहा है, ये बनास नदी दिख रही है। तो ये क्या है? ये चंबल की क्या है? सहायक, एकमात्र और मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में। ये कहाँ से निकलती है बनास नदी? यहाँ पे जो अरावली है ना, अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ इधर के साइड पड़ती है, तो यहाँ तक इसका विस्तार है उच्च भूमि का, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर खनिज पदार्थों का भंडार है। यहीं पे आपका क्या पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ा मध्य उच्च भूभाग के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व पठार के बारे में बात करते हैं। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। मतलब कि आपने यहाँ पे साइड पे देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पार्ट है मेघालय का, जिसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं, और कार्बो एंगलोंग का पठार, वो क्या है? वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हमारी इंडियन जो प्लेट थी ना, ये हमारी इंडियन प्लेट क्या था? जैसे खिसक रही थी, तो क्या हुआ? जब ये थोड़ा सा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ खिसकी ना, तो क्या हुआ कि यहाँ के साइड पे जो हमारा राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं और जो मेघालय का जो पठार था, उसके बीच में क्या बन गया? भ्रंश बन गया, यहाँ पे फॉल्ट बन गया, जिस वजह से क्या हुआ कि ये एक दूसरे से अलग हो गया। लेकिन जब बाद में यहाँ से जब नदियाँ बहने लगी, तो नदी क्या लाई? अपने साथ अवसाद लाई, और यहाँ पे क्या हुआ? उसने अपने सेडिमेंट्स को कलेक्ट किए। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि जो बिल्कुल अलग था पार्ट, अब क्या है? आपस में मिल गया है। मतलब कहने का यहाँ पे कि अब आप आ जा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है? यहाँ पे जो बिल्कुल फॉल्ट पड़ गया था, तो अब नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा वहाँ पे उसको बिल्कुल पाट दिया गया है। ठीक है, आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। मतलब इसी कारण से क्या हुआ था कि यहाँ पे ये अलग हो गए थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। देखो यहाँ पे पड़ता है हमारा मेघालय, तो यहाँ पे आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ना मेघालय के पठार को, यहाँ पे रहने वाली जो जनजातियाँ हैं ना, उनके नाम पर उसको नाम दिया गया है। कौन कौन से नाम दिए गए हैं? गारो, यहाँ पे देखो लिखा ही है, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का पठार आता है, तो आपने पढ़ा है कि वहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारा मेघालय का पठार है, यहाँ पर भी हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम से जब यहाँ पे मानसून आने लगता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देखा है आपने कि मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। जैसे कि आपने सुना होगा मासिनराव, चेरापूंजी, आपने देखा है। तो चेरापूंजी में क्या होता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है बारिश इस चेरापूंजी क्षेत्र में होती है। अब आपको पता है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ऑब्वियसली वहाँ पे इरोजन भी बहुत ज़्यादा होगा, कटाव ज़्यादा होगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन जो है वो क्या है, ख़त्म हो गई है। मतलब उधर जो पार्ट है जहाँ पे उस क्षेत्र में इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे चट्टानी कैसी हो गई, नग्न अवस्था में हो गई, मतलब कोई वेजिटेशन नहीं उसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे सब इरोजन हो चुका है, कटाव हो चुका है, अपर्दन हो चुका है, और जिस वजह से वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं वो ना के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। भारतीय मरुस्थल सहारा डेजर्ट आपको पता है, नहीं सॉरी थार डेजर्ट, सहारा तो अफ्रीका में है ना।
तो भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी अरावली रेंज जाती है, तो यहाँ से क्या है, इधर की साइड पे क्या है, हमारा पूरा रेगिस्तान देखने को हमको मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। रेत के टीले आपको देखने को मिलते हैं, है ना। देखो ऐसे दिख रहा है आपको, ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये पूरे रेत के टीले तो हैं, है ना। बरखान पाए जाते हैं, ये सब क्या है, रेत के टीले, यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है वो 150 मिलीमीटर से कम है, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है, लगभग कितनी 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सूखा रहता है। यहाँ पे कहा बहुत ही शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, यानी कि जो मेसोजोइक टाइम पीरियड था ना, उस समय पे मानते हैं कि ये जो क्षेत्र था ना रेगिस्तान वाला, ये पूरा समुद्र के अंतर्गत ही आता था, समुद्र का ही हिस्सा था। लेकिन समय के साथ हो सकता है कि समुद्र थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, ये पार्ट जो था वो बिल्कुल कैसा रह गया, बिल्कुल सूखा रह गया, है ना। इसकी पुष्टि आकल में स्थित, आकल कहाँ, मतलब जैसलमेर, देखो आगे पढ़ते हैं। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध एक पार्क है। ठीक है, एक पार्क है काष्ठ जीवाश्म पार्क, तो वहाँ पे जो उपलब्ध प्रमाण है, ठीक है, और वहाँ से तथा जैसलमेर के पास में ब्रह्मसर के आसपास के जो भी समुद्र निक्षेप है उससे इसकी पुष्टि होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय जो आकृतियाँ हैं वो भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया के द्वारा निर्मित है। मतलब आप शॉर्टकटली अगर समझें तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले वो समुद्र का पार्ट था राजस्थान का, जो वो पार्ट कह रहे हैं रेगिस्तान वाला, कि पहले शायद वो समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जो भी चीज़ चेंजेस आए तो आज आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी ड्राइनेस है, वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। और आपको इसके बारे में प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो जो वहाँ पे हमें जीवाश्म मिले हैं, लकड़ी के काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं और भी जो चीज़ें मिली हैं, तो उनसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ पहले शायद ये उसका पार्ट था और बहुत सारे कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से आज जो है उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। ठीक है, बारिश भी ज़्यादा नहीं होती है ना। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टान, छत्रक चट्टान है कि जैसे क्या है, मान लो कि कोई चट्टान थी, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चट्टान थी, तो लगातार क्या हुआ कि यहाँ पे इम्पैक्ट करती है, गर्म हवाएं खूब तेज़ी से चलती है, रात में ठंडी हवा चलती है, तो और भी टेम्परेचर का सब चीज़ का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर क्या होता है, अपर्दन होते होते, इरोजन होते होते क्या होता है, एक छत्र की तरह खाली ऐसी बच जाती है ना। तो या मैं अभी आपको रुको इमेज से भी दिखा देती हूँ। देखो इस इमेज से आप देख सकते हो, दिख रहा है। तो पहले ये पूरा यहाँ तक रहा होगा, ये पूरा एक चट्टान रही होगी, लेकिन कटाव होते होते ये सबका क्या हो गया, पूरा कटाव हो गया, इरोजन हो गया, अपर्दन हो गया, है ना। और ये बचा, तो ये क्या है, ये छत्र के आकार में हो गई ना, इस आकार में, तो इसी को बोलते हैं छत्रक शिला। ठीक है, और मेनली ये राजस्थान में पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और मरुद्यान दक्षिण भाग में ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि ढाल के आधार पर हम मरुस्थल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है सिंध की ओर ढाल वाला भाग, सिंध मतलब यहाँ पे जो आपकी सिंधु नदी बहती है ना, ऐसे करके, तो इसकी तरफ एक ढाल आता है, और दूसरा आता है कच्छ के रण की ओर ढाल वाला भाग। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका कच्छ का रण। ठीक है, इसकी ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ जो हैं अल्पकालिक, यानी कि कुछ समय के लिए होती हैं, ज़्यादा देर तक नहीं बहती हैं, कुछ दूरी तक आप कह सकते हैं बस बहती हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी जो है महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है।
एक तो बारिश भी नहीं होती, थोड़ा बहुत जो पानी है तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमेशा जल की कमी रहती है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतरस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, मतलब कि बहते बहते एकदम मरुस्थल में अंदर की तरफ चली जाती हैं, बाहर से गायब भी हो जाती हैं। जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं, इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। देखो प्लाया झील क्या होती है ना, कि मान लीजिए कि कोई छोटा सा एक गड्ढा जैसे एरिया था मान लो, ठीक है, उस पर क्या हुआ, पानी कलेक्ट हुआ, लेकिन पानी कलेक्ट तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, वाष्पीकरण के कारण वो उड़ गया और वहाँ पे क्या बचा, केवल नमक बचा। क्योंकि आप देखते हैं कि उसके पास में आप देखेंगे समुद्र भी है और जो जल है वो कैसा रह जाता है, खारा, है ना, खारा होता है। तो जैसे कि नमक भी तो ऐसे बनाया जाता है कि वहाँ पे पानी को कलेक्ट किया, इवेपोरेट हुआ पानी, तो बच जाता है क्या, नमक बच जाता है ना। तो ये होता है प्लाया झील। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई झील थी, उसमें पानी था, पानी वाष्पीकृत हो गया, तो केवल क्या होता है, नमक नीचे बच जाता है और जिससे नमक बनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, कितना बचा है चैप्टर एक बार देख लेते हैं। अच्छा, बस ख़त्म ही होने वाला है हमारा चैप्टर। ठीक है, तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। अब तटीय मैदान क्या हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, ये क्या हो गया, कोस्टल एरियाज़, इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं ना, इनके बारे में पढ़ेंगे, तटीय मैदानों के बारे में। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आता है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, एक आता है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और एक आता है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। पश्चिमी तटीय मैदान क्या कह रहे हैं, जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट क्या है, पानी में डूब चुका है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, आप सुना होगा, कृष्ण जी की नगरी थी द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र, संकीर्ण पट्टी का मात्र क्या है, मतलब पतला है। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत पतली पट्टी है यहाँ पे, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ब्रेथ ज़्यादा नहीं है, और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो आपका ये वर्ड आया है ना कि पत्तनों एवं, पत्तनों मतलब क्या होता है, जैसे कि पोर्ट, और बंदरगाह मतलब क्या होता है, हार्बर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वर्ड आया ना, पत्तनों और बंदरगाह। तो बंदरगाह का मतलब क्या होता है, हार्बर, हार्बर बोलते हैं इसको, और जो पत्तन होते हैं इनको बोलते हैं पोर्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो पोर्ट होता है ना, तो यहाँ पे जो भी माल होता है या भी जो भी पैसेंजर, जो भी यात्री होते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं, है ना। और जो बंदरगाह होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली जो शिप्स होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, जो समुद्र की लहरें आती, कभी तूफान आ जाती है ना, तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बंदरगाह में वो रुकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि पोर्ट्स में कहें, जैसे कि मुंबई का, कोलकाता है, चेन्नई है, कांडला बंदरगाह है, तो ये सब पोर्ट्स हो गए। और बंदरगाह में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है ना, तो विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, ये सब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बंदरगाह है। अच्छा, आप ये चीज़ देखना कि ये बंदरगाह होते हैं ना, ये बड़े बड़े होते हैं, इसी में हमारे पत्तन इसी के अंदर, इसी के भीतर स्थित होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में अगर आपको और डिफरेंस देखना है तो आप देख सकते हैं। तो मतलब आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत पतली मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेथ नहीं होती है मैदान की, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे पोर्ट और हार्बर, इसके विकास के लिए, यानी कि पत्तनों एवं बंदरगाह के विकास के लिए यहाँ पे ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित जो प्राकृतिक बंदरगाह में कौन कौन से बंदरगाह हैं, हमारे कांडला बंदरगाह, रुको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ उसको, कौन कौन से हैं, कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह, JLN नोवा शेवा बंदरगाह, मार्मागांव बंदरगाह, ठीक है, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। ये सब क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। इसके मतलब कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक
फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब पहले तो आपको ये बताया गया है कि इस पश्चिमी भाग में जो हमको ये बंदरगाह देखने को मिलते हैं तो ये कौन कौन से हैं? कांडला, मजगांव, JLN, धावा शिवा, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये सब क्या हमारे पश्चिमी भाग पे स्थित बंदरगाह हैं। फिर आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारा गुजरात है तो इस गुजरात से लेकर के केरल तक, ठीक है, केरल के तट तक क्या है, पहले इस पश्चिमी तटीय मैदान को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट भी कहते हैं। मेरे को उसको अच्छे से बना लेते हैं इसको इरेज करके, ठीक है। तो यहाँ की तरफ आप कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? कच्छ और काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र का कोंकण तट बोल सकते हैं, यहाँ पे गोवा तट बोलते हैं इसको। कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जैसे ये उत्तर साइड में थोड़ा सा इसका चौड़ाई ज़्यादा होगी और बीच में थोड़ा सा ये पतला होगा और फिर साउथ की तरफ थोड़ा सा ये और चौड़ा हो जाता है इसका तटीय मैदान, किसका? पश्चिमी भाग का। तो ये आपको ऐसे समझाया गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल यानी कि बैक वाटर, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। देखो यहाँ पे जो ये वर्ड आया ना, बैक वाटर, इस बैक वाटर का मीनिंग क्या होता है? इस बैक वाटर का मतलब क्या होता है? देखो कभी क्या होता है, समुद्र के किनारे में क्या होता है ना, कभी कभी समुद्र का जो पानी होता है ना तो वो भूमि के अंदर घुस आता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेस था और ऐसे करके क्या हुआ, ये जो पानी था ना ये अंदर आ गया, है ना, ये समुद्र का पानी क्या हुआ, अंदर की तरफ घुस जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे झील जैसा या नहर जैसा आपको शांत जल क्षेत्र वहाँ पे बन जाता है, उसी को हम बैक वाटर बोलते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, आप लोग घूमने जाते हैं, केरल में हम लोग भी गए थे, तो वहाँ पे वो क्या था, वो जो हाउस बोट होती है तो उनको भी बैक वाटर में ही उन्होंने घुमा रखी थी। तो पहले वो थोड़ा बैक वाटर में घुमाते हैं, उसके बाद समुद्र की तरफ लेके जाते हैं वो, है ना। तो मतलब आपको समझना है बैक वाटर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये समुद्र का जल जो होता है ना वो अंदर की तरफ आ जाता है और वहाँ पे कोई झील का या नहर जैसा वो बना लेता है। तो इस वजह से वो उस क्षेत्र में क्या होता है, वो पर्यटकों मतलब टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होता है, लोग घूमते हैं उसमें, है, नौका से घूमते हैं वहाँ पे, ये बताया गया है, ठीक है। उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है, मछली पकड़ने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं मछुआरे, ठीक है। और स्पेशली तो ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष क्या होता है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ जो होती है उसका आयोजन जो है वो पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। तो पुन्नामदा नाम की एक कयाल है, कहाँ पे, केरल में। वहाँ पे हर साल क्या होता है, ये प्रसिद्ध एक बहुत फेमस है ये नौका दौड़, मतलब कि इसमें क्या होता है, वो रेसिंग होती है, किसकी, बोट्स की रेसिंग, बोट रेसिंग होती है। ये वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी वलाम काली कहाँ पे होता है, हर वर्ष केरल में होता है। किस जगह पे होता है, पुन्नामदा कयाल, ये एक बैक वाटर का नाम है, एक जगह है, वहाँ पे हर वर्ष ये कंपटीशन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे आता है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान क्या है, चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ पे लंबी और चौड़े डेल्टा बनाती हैं। ऑब्वियसली देखो वो इतना सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैदान का निर्माण करेगी, डेल्टा बनाएगी, है ना। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा इसमें शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पे पत्तन और पोताश्रय थोड़े कम हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल। देखो यहाँ पे जो एक वर्ड आया ना, ये महाद्वीपीय शेल्फ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। क्या होता है ये, देखो क्या होता है ना, समुद्र के नीचे उथली भूमि को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुद्र का पार्ट है, जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलते तो आपको कुछ पार्ट दिखता है ना लैंड का, जो कि समुद्र के अंदर होता है ना, होता है तो किसका, कॉन्टिनेंट का ये पार्ट होता है, ठीक है।
और थोड़ा सा वो समुद्र में डूबा हुआ होता है लेकिन, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं महाद्वीप का ही, स्थल भाग का ही वो आगे जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, उसी को बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। तो लगभग वो कितना है, 500 किलोमीटर है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या है, पत्तन और पोताश्रय का विकास थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कम ही पाए जाते हैं, ठीक है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे कुछ आपको बताइए, कुछ बंदरगाहों के, कुछ पोर्ट्स के नाम बताइए जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है आपका क्या नाम है, कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। हल्दिया, एक आपने हल्दिया भी सुना होगा, मैं आपको यहाँ पे नाम लिखती जाती हूँ कि पूर्वी घाट पे, यानी कि सॉरी जो पूर्वी तट है, यहाँ पे कौन कौन से आपको ज़्यादा तो नहीं दिखेंगे, कम दिखेंगे, लेकिन कौन कौन से, जैसे कि हल्दिया वाला है तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल में ही है। एक कोलकाता बंदरगाह भी यहीं पर ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो आता है विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है तो वो कहाँ पड़ता है, आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार से उड़ीसा में पड़ता है आपका पैरादीप, क्या है, पैरादीपतन, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं उनके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, द्वीप समूह की बात करते हैं। द्वीप समूह मतलब आइलैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे इन द्वीपों की बात करेंगे। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से, वो स्थलीय भाग जो चारों तरफ से किससे, जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी में, देखो बंगाल की खाड़ी में तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ये पूरा द्वीप समूह ये देख रहे हो, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी, ये सब भी अरेबियन सी में, ठीक है। फिर ये बोला जा रहा है कि ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से, अच्छा हाँ, आगे एक और है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं लगभग उनकी संख्या कितनी है, 572 है। ये द्वीप जो हैं ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, मतलब 6 डिग्री उत्तर से मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे ये स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे पड़ेगा 6 डिग्री से कितने, 14 डिग्री उत्तर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है, यानी कि यहाँ जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 92 से 94 डिग्री तक, जैसे कि मैंने आपको अक्षांश देशांतर में समझाया था ना, तो ये वही डिग्री बताई गई है आपको, ठीक है। फिर बताया जा रहा है आपको कि रीची द्वीप समूह, क्या बता रहे हैं कि रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, ठीक है। इसको यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अंडमान में, उत्तर में अंडमान है और साउथ में क्या है, निकोबार आइलैंड्स में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, यानी कि जल में हिमालय की रेंज जो आगे आती है धीरे धीरे करके क्या होती है, ये यहाँ पे समुद्र में डूब जाती है। थोड़ा बहुत जो पार्ट ये दिख रहा है ये द्वीप की तरह, तो ये क्या बोला जा रहा है कि समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है, ठीक है, यानी कि कुछ छोटे छोटे द्वीप जो हैं जो यहाँ पे बने वो किससे बने हैं, ज्वालामुखी उद्गार से भी बने। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, समुद्र में भी होता है कई बार, ठीक है। उसके नीचे की जो परत होती है वो तो डिपेंड करता है ना, वहाँ पे मैग्मा जो है बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, और एकदम से फट जाता है। तो कुछ यहाँ पे जो द्वीप है वो ज्वालामुखी के द्वारा भी बने हैं। जैसे कि आपने अभी हाल ही में करंट न्यूज़ में देखा होगा, जो बैरन आइलैंड के बारे में देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है, कि ये क्या है, बैरन आइलैंड जो है ये भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पे वो स्थित है, इधर की साइड पड़ता है वो, ठीक है। यह द्वीप जो है असंगठित कंकड़, पत्थरों और गोलाश्मों से बना है। देखो ये जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी। हमारे वॉल्केनोस जो होते हैं ना, एक ऐसा होता है कि जो जिसमें लगातार उद्गार होते रहते हैं। एक होता है कि जो कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और एकदम से उसमें विस्फोट हो जाता है, और एक होता है जो बिल्कुल ही प्रस्तुत हो चुके हैं, मतलब जिसमें अब कोई चांसेस ही नहीं है कि दोबारा से उसमें वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, वो जीवंत ज्वालामुखी, मतलब इसमें क्या उद्गार होते रहते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
कि जो हमारा जो ये बैरन आइलैंड है, यहाँ पे हमने अभी करंट में आपने देखा था कि 13 और 20 सितंबर के आसपास आपने देखा था कि यहाँ पे क्या था, हल्का हल्का यहाँ पे आपको दिखने को मिला होगा, हल्का फुल्का विस्फोट देखने को मिला होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हुआ था बीच में, उसके बाद 20 को तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ देखने को मिला था हमको। पहले 1787 में यहाँ पे उद्गार हुआ था, ठीक है। फिर कब हुआ था, 1991 में हुआ था। उसके बाद 2005 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था। उसके बाद हमने अगस्त में 2022 में भी देखा था और अब 2025 में भी देखा था। तो मतलब इसमें क्या है, ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे होता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये समझाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी उत्तरी अंडमान, मतलब अब आपको यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा ये उत्तरी अंडमान है ना, ये जो उत्तरी अंडमान है, तो यहाँ पे एक सैडल चोटी है, सैडल, ठीक है, सैडल चोटी है जो कि कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर है, ठीक है। और माउंट डिओवोली है जो कि मध्य अंडमान में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 515 मीटर है। माउंट कोयोब है जो कि दक्षिणी अंडमान में है, 460 मीटर, ठीक है। फिर माउंट थ्विलर है जो कि ग्रेट निकोबार में है, जिसकी हाइट कितनी है, 642 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझाया गया है। तो इनके नाम आप और देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हो आप, अपना गूगल पे सर्च करके देखना, ये इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन अपनी एटलस पे भी देख सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं कि पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रवाल निक्षेप क्या होता है। हमने ये वर्ड देखा ना, प्रवाल निक्षेप, इन्हें हम इंग्लिश में कोरल रीफ्स बोलते हैं। और पुलिन, देखो पुलिन भी होता है। तो पहले इनका मतलब हम जान लेते हैं। देखो क्या होता है ना कि प्रवाल नाम के क्या होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। ये समुद्र में देखने को मिलते हैं और इनका जो आउटर कवर, मतलब आउटर लेयर जो होती है ना, इनकी बाहरी जो ढांचा होता है इनका, वो बना होता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और ये कैसे रहते हैं, ये लोग ग्रुप में रहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये जो जो ये जीव होता है ना, जब ये मर जाता है ना, तो ये एक तो ये ग्रुप में होता है, जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है, एक साथ ये कलेक्ट होते रहते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको बताया ना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये क्या होता है, ये समुद्र के तल पर ही जमा होता रहता है। इनकी जो बाहर की जो त्वचा होती है, जब मर जाते हैं तो ये बाहर एक साथ कलेक्ट होती रहती है। और फिर क्या होता है, समय के साथ बहुत समय बीत जाता है, जब ये क्या होती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। और हार्ड होने से क्या होता है कि एक तरह से ये इस तरीके से ये सख्त होकर के चट्टान के रूप में या फिर एक वॉल्स के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। आई थिंक मैंने इसकी एक फ़ोटो भी आप लोगों के लिए ऐड करती हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोरल रीफ का मैंने यहाँ पे आपके साथ शो किया है। देखो ये सब क्या है, ये सब कलेक्ट होते जा रहे हैं। जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है, एक साथ कलेक्ट होते जाते हैं, ठीक है, चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से एक प्रवाल भित्ति बन जाती है, इसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है। जो पुलिन होता है ना, देखो जो यहाँ पे ये वर्ड आया ना पुलिन, पेन खोलते हैं, पुलिन, ठीक है। जो ये पुलिन वर्ड आया ना, पुलिन मतलब इसको डेल्टा ही बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि जैसे हमारा डेल्टा होता है तो ये क्या ऐसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है ये, ठीक है। जैसे समुद्र के झील के किनारे आपको देखने को मिलता है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो ये भी डेल्टा ही होता है, ठीक है। उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा आपने देखा होगा कि टेम्परेचर जो होता है, जैसे ऊपर की तरफ हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है, और फिर धीरे धीरे करके जब यहाँ से ऊपर जाती है गर्म हवा, ठंडी होती है, बादल में परिवर्तित होती है, फिर बारिश होती है, तो वही होती है संवहनीय वर्षा, ठीक है। आई थिंक इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्शनल रेन बोलते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बताया जा रहा है कि आपको कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारा आइलैंड है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे आपको भूमध्य रेखीय प्रकार की क्या आती है, वनस्पति यहाँ पे उगती है। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कुछ प्रवाल निक्षेप पाए जाते हैं, खूबसूरत पुलिन है, यहाँ पे स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है, ठीक है। फिर है अरब सागर के द्वीपों में, अरब सागर के द्वीपों की बात हो रही, तो अब हम इधर साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सी है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनी क्वाय शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है लक्षद्वीप,
है ना। ये पूरे इसके क्या है, ये सब क्या दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आइलैंड दिख रहे हैं छोटे छोटे से, और मिनिकॉय शामिल है तो वो इधर की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये द्वीप जो है 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, ये गलत दे रखा है यहाँ पे देखो, ये 80 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे 80 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये होगा 8 डिग्री से, ठीक है। 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, ठीक है। यानी कि यहाँ से 8 डिग्री उत्तर जो हमारा इंडिया में आता है ना, कि 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, ये था देखो यहाँ पे ना, ये मालदीव्स बना रखा है, सॉरी, मतलब इधर ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये पूरा क्या है हमारा मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप का है, ठीक है। तो ये जो द्वीप है ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होगा ना तो ईजिली आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे करते हैं सर्च, ठीक है। आगे देखते हैं कि बता रहे हैं कि ये केरल तट से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि जो केरल तट है, ये इस केरल तट से ये जो द्वीप है ना, ये जो द्वीप है लगभग कितने 220 से 440 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, यानी कि जो ये पूरा द्वीप समूह किससे बना है, प्रवाल निक्षेप, अभी कोरल रीफ्स बताया ना मैंने अभी आपको, उससे बना है। यहाँ पे 36 द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, और 11 पर मानव का आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 किलोमीटर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे आपको मिनिकॉय वाला दिखाया नहीं गया है इस मैप में, लेकिन आप अपनी एटलस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, लक्षद्वीप के नीचे की तरफ पड़ता है वो, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये मिनिकॉय द्वीप है, तो यहाँ पे क्या आता है 9 डिग्री चैनल आता है आपका। देखो चैनल क्या होता है ना, जो किसी 2 स्थलीय भाग को डिवाइड करता हो। 2 स्थलीय भाग के बीच में जब कोई नैरो वाटर वाला एरिया होता है ना, तो उसी को बोलते हैं चैनल, ठीक है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है। तूफान निर्मित पुलिन का मतलब आप समझ गए ना, तो पुलिन मतलब मैंने आपको बताया था डेल्टा की तरह ही होता है, लेकिन ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो ये तूफान के द्वारा निर्मित है। वैसे तो डेल्टा मेनली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये तूफान के द्वारा निर्मित है, ठीक है। जिस पर अभद, गुटिकाएँ, शिंगिल, गोलिश्मकाएँ तथा गुलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाई जाती हैं। अब हम सोचेंगे, अब ये कुछ वर्ड कितने अलग से आ गए, है ना। ये वर्ड क्या है, ये जो अभद बोला है ना, अभद गुटिकाएँ, ये एक स्थल रूप है, ठीक है। जैसे कि बहता, जैसे कोई जल बह रहा है, ठीक है, तो बहता हुआ जल क्या करता है, उसका इरोजन करता है, अपने साथ सामान को लेके जाता है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करता है। तो जो ये प्रोसेस होती है इसके द्वारा क्या होता है, ये बनता है, अभद गुटिकाएँ बनती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ये द्वीप समूह है, तो इस पर तूफान के द्वारा निर्मित पुलिन है, और उस पर क्या है, ये अभद गुटिकाएँ हैं। शिंगिल क्या होता है, शिंगिल मतलब होते हैं छोटे छोटे से पत्थर, चिकने पत्थर। देखो जब नदी बहती है तो क्या करती है, वो बहुत स्पीड में बहती है, तो उसमें बहुत सारे पत्थर भी होते हैं, है ना, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टूटते हैं, घिस घिस कर कैसे होते हैं, छोटे होते जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। और क्या होता है, नदी के जो हमारा सरफेस एरिया होता है नदी का, उसके तल पर, उसके किनारे पर क्या होता है, जमा हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं शिंगिल, ठीक है। गुलाश्मिकाएँ क्या होती है, ये ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होती हैं। और ऐसी गुलाश में वही है कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो नदी के किनारे, नदी के तल पर पाए जाते हैं, और ये क्या है, ये पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक द्वीप दिखाया गया है। देखो कैसा होता है द्वीप, कि इसकी चारों तरफ पानी होता है और बीच में लैंड पार्ट, ठीक है। चलिए अब हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको कर लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार जो है, इसको कौन सा जलीय क्षेत्र है जो अलग करता है, कौन सा जल क्षेत्र है यहाँ पे, वो आ जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। देखो ये भी रखा है,
ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो होता है वो क्या करता है, अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि चैनल क्या होता है? पहले तो मैंने आपको चैनल बता दिया कि कोई जल क्षेत्र जो किसी 2 स्थलीय भागों को डिवाइड करता है। जैसे को देखो, ये भी लैंड पार्ट है, यहाँ पे भी लैंड पार्ट है, निकोबार और अंडमान, है ना। इनके बीच पे जो ये जल क्षेत्र है इसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और ये 10 डिग्री कहाँ से आता है? ये इसके लैटिट्यूड से आता है। जो भी लैटिट्यूड वहाँ पे पड़ता होगा, है ना, जो लैटिट्यूड वहाँ से होके गुजरती होगी, तो उसके नाम पर उसको डिग्री चैनल रख देते हैं, उसका नाम, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ऐसे। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा चैनल होता है या उस चैनल का नाम बताओ, या कौन सा डिग्री चैनल होता है जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो आपको थोड़ा याद रखना है। सिर्फ यही नहीं, और भी डिग्रीज आती हैं आपकी, और डिग्री चैनल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी में स्थित है? इसका तो 10 डिग्री चैनल था इसका आंसर। वो कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है डोडा बेटा चोटी। मैंने आपको बताया था कि एक बार आप लोग अपने मैप पे देख लीजिएगा, यहीं की तरफ पड़ती है वो, ठीक है, यहीं की तरफ पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आप क्या है, हमने ये सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो एक बार दोबारा से आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरी बुक खोल के बैठिएगा चैप्टर को, और एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। मैप के थ्रू ईजिली आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।